हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर एसएससी जेई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्टैटिक। एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक बहुत छोटा सा है, कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है जो आप इसमें पढ़ते हो, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर छोटे टॉपिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। रीजन है कि एसएससी जेई की जब एग्जाम होती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। क्वेश्चंस थोड़े से इजी लेवल के पूछे जाते हैं आपको, और वो इजी लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब देखिए, ये तो मेरा यहाँ पर जजमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसी सेम बात को आप यहाँ पर और जज कर लीजिएगा जब हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोशिश करूंगा यहाँ पर कि शुरुआत के जो भी पर्टिकुलर सेशंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूं। और अगर वही सेम टॉपिक पे वही पे क्वेश्चन होंगे तो हम फिर डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। चलिए, अभी फिलहाल सेशन को मैं शुरू करता हूँ। सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, एसएससी जेई 2008 का। बोलता है दैट गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि प्रेशर क्या होता है। जनरल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है सर, बट सर अगर मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं तो सर प्रेशर है, तो बेसिक रीजन क्या है? द एक्सिस्टेंस ऑफ फोर्स। लेकिन सवाल ये आता है कि फोर्स सर कहाँ और कौन सा? देखिए, कोई अगर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है तो उसको तो कंसिडर करना ही है। इंटरनल फोर्स क्या होता है? जो कि आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, उसको भी अगर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं मॉलिक्यूल लेवल पे बात करूं, मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है। एटम के लेवल पे बात करता हूं तो भैया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ये कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन और एक्सपल्शन होता है। दैट मीन्स कि जहां मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल से बनकर बनता है एक मैटर, अगर एक मैटर प्रेजेंट है तो वहां पर प्रेशर जरूर एग्जिस्ट करेगा। चाहे फिर वो मैटर आपके गैसियस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे फिर सॉलिड स्टेट में भी क्यों ना हो। हाँ, ऐसी लोकेशन जहां पर कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है, कोई गैस भी प्रेजेंट नहीं है, वहां ऑब्वियस सी बात है प्रेशर जीरो की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन जीरो प्रेशर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है फॉर द लॉन्ग टाइम। रीजन इज दैट कि अगर कहीं प्रेशर जीरो है, जहां पर कहीं मैटर नहीं है, वहां पर लो प्रेशर के कारण आसपास का मैटर लगता है, जिसको आप लोग एक पॉपुलर नाम ब्लैक होल के नाम से जानते हो। स्पेस में प्रेजेंट होता है जहां पर मैटर बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है कि बड़े बड़े प्लैनेट्स, स्टार्स को भी वो अपनी तरफ क्षमता रखता है कि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। लेकिन एक्चुअली वहां पर भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता। का मतलब कि अगर मैं मिनिमम प्रेशर की भी बात कर लूं तो मिनिमम प्रेशर भी कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन कितना हो सकता है? दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। बट वो भी हमारे आसपास में, अर्थ के आसपास में तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कभी कहीं कहीं ब्लैक होल में प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग आज जानते नहीं। इसका मतलब कि अगर मैं एब्सोल्युटली बात कर रहा हूं तो एब्सोल्युटली सबसे कम प्रेशर जो होगा वो होगा जीरो प्रेशर। वो होगा जीरो प्रेशर, यहाँ पर कोई मैटर प्रेजेंट नहीं है। तो इस लेवल को मैं अभी फिलहाल लिख देता हूं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लेवल। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसमें ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने बोला, प्रेशर हमेशा ही एब्सोल्यूट जीरो ज्यादा ही होगा। तो ऊपर की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होगी। ठीक है सर। अब देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू है तो वो एब्सोल्यूट जीरो से तो ज्यादा ही होगी। लेट अस सपोज कि अभी फिलहाल जो प्रेशर है वो यहाँ है। लेट अस सपोज कि प्रेशर यहाँ है, ज्यादा है मतलब मैंने ऊपर बनाया है। तो अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इसको अगर मैं डायरेक्टली मेजर करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट जीरो, कुछ इस तरह से ये डिस्टेंस में अगर मैं मेजर करना चाहूं, ये भाई ये ब्लू कलर की जो लाइन बनी कितना, so this particular pressure will be termed as, this will be
टर्म्ड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर, बुलाया जाएगा इसको एज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। लेकिन ये तो होगी बात एब्सोल्यूट जीरो के रेस्पेक्ट। हमारे आसपास में क्योंकि हवा प्रेजेंट है, अर्थ इज एक्चुअली सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है, एयर प्रेजेंट है, उनके वेट के कारण भी ऑब्वियसली बात है प्रेशर एक्ट करता है हमारे आसपास में, प्रेजेंट है हमारी बॉडी पर, सभी डायरेक्शन से एक्ट करता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक। हमें फील इसलिए नहीं होता बिकॉज बाय बर्थ हम उस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए हैबिचुअल है। अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर या फिर लो प्रेशर फील होगा तो जरूर हमें वो हम इजीली फील कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप पहाड़ों में ऊपर जाते हो, वहां पर लो प्रेशर अगर फील होता है तो नाक में से आना, सर घूमना, ये बिल्कुल बहुत ऑब्वियस जो सिम्टम्स है वो आप फील करते हो। ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तो हैबिचुअल होती है और वो हमारे आसपास में प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं वो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लेवल की बात करूं, लेट अस सपोज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है ये वाला, ठीक है। कि मैं एक्चुअली ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, ये ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें जो है एब्सोल्यूट प्रेशर, ऊपर मैंने अभी फिलहाल एक्चुअल प्रेशर लिखा है ना, और एक्चुअल प्रेशर तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने ब्लू कलर के बार से बना दिया एज एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्टेंस भी मेजर करूं तो उसको मैं मेजर करके यहाँ पर आपको ग्राफ में शो कर रहा हूं बाय दिस पर्टिकुलर रेड कलर लाइन, ठीक है। तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रही है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग यू द पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब देखिए अगर मैं किसी भी प्रेशर को अपने एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करता हूं तो उसको मैं ब्लू कलर की लाइन से शो, लेकिन अगर सेम जो प्रेशर दिख रहा है, ये वाला जो प्रेशर दिख रहा है, सेम प्रेशर को मैं विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं मेजर करूं तो डिस्टेंस कुछ ये वाला आ जाए, इतना डिस्टेंस, यस और नो। और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसको मैंने अभी जस्ट ग्रीन कलर की लाइन से शो करा है, विच इज एक्चुअली नथिंग बट विच इज द प्रेशर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर को बुलाया जाता है एज द गेज। अब अगर मैं इसी ग्राफ की मदद से आपको डेफिनेशन बल्कि एक फॉर्मूला डेवलप कर बात करूं कि भैया गेज प्रेशर के लिए फॉर्मूला बताएं, तो आप क्या बोल सकते हैं, दैट द ग्रीन कलर लाइन इज नथिंग बट दैट इज द डिफरेंस ऑफ ब्लू माइनस रेड। ब्लू कलर का जो लाइन है और रेड कलर की जो लाइन है उनका डिफरेंस ही तो ग्रीन कलर की लाइन है ना। तो ग्रीन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है दैट इज द गेज प्रेशर विल बी नथिंग बट दैट इज द ब्लू कलर लाइन। अब ब्लू कलर लाइन क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक। बड़ी आसानी से सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप हो जाता है। इसी के अलावा जरूरी नहीं है कि जहां पर भी हम प्रेशर नोट डाउन कर रहे हैं तो हर बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही हो। ये भी हो सकता है कि कभी आपका जो गिवन प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से कम हो जाए। लेट सपोज कि यहाँ पर है आपका फिलहाल जो लोकेशन है वहां पर प्रेशर यहाँ तक है, तो इस केस में ऑब्वियसली बात है, अगेन देखो जीरो एब्सोल्यूट जीरो से अगर मैंने मेजर करा तो ये डिस्टेंस आया है क्या, अच्छा इसको मैंने क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर बोला था और ये क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, तो उसको मैं ब्लू कलर के बार से ही इंडिकेट कर देता हूँ क्योंकि हमने एब्सोल्यूट जीरो से मेजर कर रहा है। मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि अभी फिलहाल जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से कम है। हमें एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में अगर मेजर करना है उसके लिए नीचे आना पड़ेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल, यस और नो। और अगर मैं यही मेजर करने के लिए नीचे आ रहा हूं कुछ तरह से, ये जो डिस्टेंस है ये मेजर कर रहा हूं, तो इस डिस्टेंस को आप बोल देते हो एज इक्वल्स टू बी द वैक्यूम प्रेशर। क्या बुला लेते हो, एज अ वैक्यूम। वैक्यूम प्रेशर कब डिफाइन किया जाता है, जब गिवन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूं कि भैया ये बताओ पी वैक्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वैक्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोल सकते हो, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, लिख दूं पी ए टी एम माइनस पी एप्सिलॉन इज नथिंग दैट इज इक्वल टू पी वैक्यूम।
ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी इक्वेशन है, आई होप शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। मेरा काम था यहाँ पर, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दूं, और ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन का आंसर तो देखना ही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था क्या गेज प्रेशर इज, गेज प्रेशर का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने लिखा है। देखो ये रहा फॉर्मूला, जो भी मैंने आपको बताया कि कैसे आता है। ये फॉर्मूला ढूंढिए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है। फॉर्मूला एग्जैक्टली लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा ऑप्शन है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को कंसेप्ट जरूर समझना होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक करना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि सर एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज कर लेने पे क्या काम बन जाएगा? देखो भैया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कर लेने पे काम नहीं है। काम बनेगा अगर आपने उन क्वेश्चंस के पीछे का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझा हो। थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन कर दिया जाए उन क्वेश्चंस को, आप सॉल्व कर पाए। बिकॉज अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो अराउंड 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रॉम द सेम कंसेप्ट। एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट फ्रॉम सेम कंसेप्ट अराउंड 30% क्वेश्चन कुछ नए आते हैं। ये आप लोगों यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया होगा, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में बल्कि बाकी के सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2009 का, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर जाता है द रिलेटिव प्रेशर, या फिर प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए जनरली यूज किया। इसके अलावा हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर भी यूज करते हैं, बट बैरोमीटर इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आसपास में, सराउंडिंग में कितना प्रेशर है ये नोट डाउन करके बताता है आपको बैरोमीटर। इसी के अलावा एक और यहाँ पर डिवाइस होता है जिसको नाम दिया जाता है पीजोमीटर, जो कि एक सिंपली एक पाइप होती है ना। ये पाइप एक्चुअली जाती है टू मेजर द गेज प्रेशर, क्योंकि पाइप में जो लिक्विड है उसके टॉप पर एक्ट कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरे एंड पर एक्ट कर रहा होता है फिलहाल जो भी पर्टिकुलर लोकेशन सेट की गई है पाइप, वहां का प्रेशर। तो इसीलिए ये यूज किया जाता है जनरली टू मेजर गेज। देखो अगर गेज प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस का नाम पूछ ले, और ऑप्शन में बैरोमीटर भी है और पीजोमीटर भी है, तो आप किस पे? पीजोमीटर पे। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बैरोमीटर की बैरोमीटर, तो आप ऑप्शन पे क्या टिक करोगे? बैरोमीटर। इन द सेम वे अगर मैनोमीटर की बात की जाती है तो मैनोमीटर इज एक्चुअली यूज टू मेजर द रिलेटिव प्रेशर। दो अलग अलग पाइप में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो निकालना है अगर आपको, उसके लिए यूज किया जाता है ना। तो डिफरेंशियल प्रेशर भी बोला जा सकता है। डिफरेंशियल प्रेशर भी मेजर करने के लिए आप यही यूज कर। बट अभी फिलहाल अगर मैं वन ऑप्शंस की बात करता हूं, तो जितने भी तीन ऑप्शंस पहले के दिख रहे हैं उसमें तो भैया कुछ सॉइल से रिलेटेड टर्म्स दिख रही है, और ऑब्वियसली बात है मैं सॉइल में यूज नहीं करता, फ्लूइड के लिए, फ्लूइड के प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 का ही, बोलता है भैया पास्कल लॉ स्टेट्स दैट एनी फ्लूइड एट रेस्ट हैज। पास्कल लॉ क्या? पास्कल लॉ स्टेट करता है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर फ्लूइड है जो कि कैसा है? स्टैटिक है। स्टैटिक मींस एट रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पर है और उसके मैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगने वाले अलग अलग डायरेक्शन के प्रेशर को मैं नोट डाउन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करने वाले प्रेशर को मैं सिग्मा जेड लिख देता हूं, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करने वाले को सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई लिख देता हूं। अगर सेम लेवल पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो कोई भी डायरेक्शन में आप मेजर कर लो, एक डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल इक्वल होगा। बट फ्लूइड कैसा होना चाहिए? स्टैटिक का मतलब क्या है? दैट देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मूवमेंट, कोई भी रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स नहीं। तो उस केस में ये जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है और सिग्मा जेड है, ये सभी इक्वल इक्वल होंगे इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका पास्कल्स लॉ। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज
आया है, बाकी एग्जैक्टली जो लैंग्वेज है वो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन से ही मिल जाती है। दैट पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड आई होप शायद दिख गया है, कौन सा दिख रहा है, सेम मैग्नीट्यूड लिखा है, इक्वल तो नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड है आपके ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन बोलता है दैट द प्रेशर इंटेंसिटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट लिक्विड इज इक्वल। देखो एक्चुअली अगर मैं प्रेशर इंटेंसिटी की बात करता हूँ, प्रेशर इंटेंसिटी बिल्कुल आप सभी ने मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, दैट इज अपॉन ए, फोर्स इज दैट इज द वेट ऑफ फ्लूइड। जो भी पर्टिकुलर कॉलम है आपके उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर फ्लूइड का जो भी कॉलम है उसका वेट हो जाए। इसी को अगर आप मेजर करें तो वेट को मैं लिख सकता हूं एज अ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये हो गया वेट अपॉन एरिया, मतलब मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूं एरिया से। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डेप्थ, एरिया एरिया कैंसल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा रो जी इंटू। फिलहाल फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बट ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल सा छोटा फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको अगर यहाँ पर अप्लाई करना है, और मैं अगर आपको बोल दूं दैट गामा इज इक्वल टू बी होता है रो इंटू जी, और इधर पुट करने का बोल दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा इंटू जेड फॉर्मूला। फिलहाल गामा का नोटेशन अलग लिखा गया है, क्वेश्चन में गामा का नोटेशन लिखा है डब्ल्यू, और जेड जो डेप्थ बोली है उसकी जगह नोटेशन यूज किया गया है एच। तो शायद इजीली आपको ऑप्शन मिल चुका होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पर आंसर। बाकी प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये फॉर्मूला सर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स, मेरे हिसाब से शायद आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा ठीक से पढ़ ले। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं देखा आपने तो रो जी एच वाला फॉर्मूला भी ना देखा हो, इसका मतलब तो आपने एफएम पढ़ा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है 2013 का, दैट बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो। बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस कुछ और नहीं, देखिए ये एक्चुअली एक मॉडुलस, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर्म में तीन मॉडुलस पढ़े थे, पहला था शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आपको वॉल्यूम चेंजेस के बारे में बताता था, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूमेट्रिक रेंज। वैसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में हमने पिछले वाले सेशन में भी बात करी थी, इसमें हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर जो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे। कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स होता है एक्चुअली ये बल्क मॉडुलस। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट दिस इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है सर। अच्छा इसी को मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट दैट इज द इंक्रीज इन प्रेशर, दैट इज द इंक्रीज इन प्रेशर। और ये देखिए डेल वी बाय वी नॉट क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर। बड़ी आसानी से क्वेश्चन था, सिर्फ डेफिनेशन इजी था मेरे हिसाब से, के हिसाब से क्या, खैर आपकी तैयारी के हिसाब से वेरी कर सकता है। बट अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2014 का अगला क्वेश्चन, दैट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑयल इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर। देखिए प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ऑयल पूछ, लेकिन आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है दैट प्रेशर इज गिवन बाय रो जी एच, और नो फिलहाल वाटर के टर्म्स में बोल दिया है कि भैया वाटर के टर्म्स में यहाँ पर कितना मीटर है, 4.5 मीटर। मैं यहाँ पर अगर डेंसिटी ऑफ वाटर लिखूंगा तो दैट इज 1000 की पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर है, जी को एज इट इज लिख देता हूँ, एच की वैल्यू क्या दी गई है 4.5। बट बोल रहा है कि सेम प्रेशर इंडिकेट करने के लिए ऑयल की कितनी हाइट है। ऑयल के लिए भी अगर मैं बात कर लूं तो प्रेशर का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी इक्वल टू बी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर।
ग्रेविटी दे दी गई है 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9 इन 1000 की पर मीटर क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 900 की पर मीटर। तो मैं क्या लिख दूं, डेंसिटी की वैल्यू है 0.9 इंटू 1000, दैट इज इक्वल्स टू बी 900 इंटू रो जी एच। जी की वैल्यू जी लिख देता हूं, एच की वैल्यू हाइट ऑफ ऑयल आपको निकालना, क्योंकि प्रेशर इक्वल इक्वल ही है, आपको हाइट ऑफ ऑयल पूछा जा रहा है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ 900 इंटू टी इंटू एच नॉट इज इक्वल्स टू बी 1000 इन टी इंटू 4.5। तो एच नॉट की वैल्यू निकालनी है, बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, 4500 डिवाइडेड बाय 900, दैट इज इक्वल्स टू बी 5। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। डायरेक्टली आप चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहीं से सॉल्यूशन को, पर की जो यहाँ पर दो पहले की दो लाइन है वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो एक लाइन या दो लाइन का सॉल्यूशन बिल्कुल आपके एग्जाम का जा सकता, पूछा भी गया था 2014। आगे इसके जैसे और भी क्वेश्चन है ना, तो अगर ये क्वेश्चन ना बना हो तो एकदम मायूस मत होना, और क्वेश्चन है उनको जरूर सही कर ले। फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टिक करते और हम लोग आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन किया, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में रिलेशन। लेट अस सपोज, मैं यहाँ पर आपको लाइंस ड्रॉ करके बता देता हूँ अगेन। देखिए ये हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल क्या पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जरा चेक करिएगा, पहला ऑप्शन एटमॉस्फेरिक इज एब्सोल्यूट माइनस गेज, एब्सोल्यूट माइनस तो भी एटमॉस्फेरिक आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है ना। यही रिलेशन लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा घुमा कर लिखा है। दूसरा ऑप्शन देख, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू बी एटमॉस्फेरिक प्लस, भी सही है। थर्ड देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दोनों में इक्वेशन एक ही लिखी हुई, अलग नहीं है ना। पहले वाले में एटमॉस्फेरिक को एक तरफ रखा है, दूसरे वाले में एब्सोल्यूट को दूसरी तरफ। अच्छा सी को देखते हैं, एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू बी एटमॉस्फेरिक माइनस, ये सही नहीं, ये सही नहीं है, ये सही तब होता है जब यहाँ पर गेज के आगे वैक्यूम लिखा होता। अगला फोर्थ देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू बी एब्सोल्यूट प्लस गेज। देखो ये भी सही हो सकता था अगर ये गेज के आगे वैक्यूम लिखा होता, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि इन दो में से कोई एक ऑप्शन शायद टाइपिंग करने वाले ने गलत लिखा है। एग्जैक्टली ऑफिशियल में हो सकता है दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना। तो खैर फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान था, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हो सकता है बी वाले में कुछ, ये वाला सही होगा, ये वाले में कुछ ठीक होगी, तो अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई एक ही टिक करना हो तो फिर किसको करा जाए, वो आपके पास ऑप्शन है भैया, दोनों ही ऑप्शन, यही में एक ही ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रेशर इन ऑफ ऑयल। देखो सेम क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85। देखो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता है, रो जी एच। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.85 इंटू 1000 फॉर द ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 42.5 मीटर ऑफ वाटर। तो क्या प्रेशर का अगेन फॉर्मूला रो जी एच, लेकिन वाटर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, जी एज इट इज लिख देता हूँ, और हाइट ऑफ वाटर दिया गया है 42.5 मीटर। हमें क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ ऑयल पूछी गई थी, तो इजीली एच नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो आप एज 42.5 डिवाइडेड बाय 0.85। तो देखिए अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ यहाँ पर बड़ी आसानी से आप बोल सकते 0.85 होता है 4, 0.85 इंटू 5 हो जाएगा 42। अच्छा यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, 1000 कैंसिल करा है, जी और जी कैंसिल करा है, एक्चुअली 5 नहीं आएगा बल्कि ये आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज
मीटर। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। भैया एक बॉडी इमर्स्ड है, दिस इज द बॉडी इमर्स्ड, और इस पे एक्ट करने वाला जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स है, इस फोर्स को क्या बुलाया जाता है? दिस इज नोन एज द बॉइंट फोर्स। दिस इज नोन एज बॉइंट फोर्स। ठीक है, बाकी अपवर्ड थ्रस्ट जो है, अपवर्ड थ्रस्ट, अप थ्रस्ट जो लिखा है ए ऑप्शन, कोई भी एक सरफेस पे लगने वाले प्रेशर की बात हो रही है, पूरी बॉडी पे लगने वाले की बात नहीं होती अप थ्रस्ट। इन द सेम वे बॉयंसी तो मैंने ऑब्वियस ही बात है फिलहाल आंसर बोल ही दिया है। बाकी सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है जहां से एक्ट करता हुआ एज्यूम किया जाता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस और बॉडी। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का लाइन ऑफ एक्शन है कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये तो एक्चुअली एक पॉइंट है। बाकी ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ये भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता। आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दैट द प्रेशर इंटेंसिटी इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, सॉरी, एट ऑल द डायरेक्शंस एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड होगा जिसमें सभी डायरेक्शन इक्वल इक्वल प्रेशर? पहला बोलता है व्हेन द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम। जरूरी नहीं है, रियल फ्लूइड में भी पास्कल लॉ एप्लीकेबल होता है। और फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल बोल रहे हो, इसका मतलब भैया रियल फ्लूइड्स में एप्लीकेबल नहीं होता? होता है एप्लीकेबल। तो ये तो गलत हो गया ना, रियल फ्लूइड प्रेसिबल भी हो सकता है और फ्रिक्शन भी हो सकता है उसके अंदर, है ना। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड क्या बोलता है? व्हेन द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इज एट रेस्ट। जरूरी नहीं है, वाटर में भी पास्कल लॉ एप्लीकेबल। क्या वाटर के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता? और वाटर के अंदर विस्कोसिटी होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या वाटर के अंदर पास्कल लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। उसका अंदर फ्रिक्शनलेस होना जरूरी नहीं है ना। फ्रिक्शन वाले वाटर में पास्कल लॉ एप्लीकेबल होता है, तो ये गलत हो गया। थर्ड क्या बोलता है? व्हेन द फ्लूइड, बिल्कुल गलत है। फोर्थ बोलता है दैट इफ देयर इज नो रिलेटिव वन फ्लूइड रिलेटिव अदर। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी रिलेटिव मूवमेंट आए, कोई भी रिलेटिव मोशन आया, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? दैट देयर इज अ चेंज वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, देयर इज अ डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स। और नो, और अगर कोई डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स है तो पक्की बात है वहां पर कुछ शियर फोर्स भी एक्ट करेगा, है ना। दैट मीन्स कि अगर रिलेटिव मोशन है तो कोई वहां पर डी यू बाय डी वाई प्रेजेंट होगा, और अगर डी यू बाय डी वाई प्रेजेंट है इसका मतलब टाउ प्रेजेंट होगा, और अगर सर शीयर स्ट्रेस प्रेजेंट है इसका मतलब कि अलग अलग लोकेशन अलग अलग शीयर फोर्स प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है शीयर फोर्स विल वैरी, शीयर फोर्स विल वैरी विद द लोकेशन। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड में यहाँ पर शियर फोर्स प्रेजेंट ना हो, शियर फोर्स एक्शन ना आया हो, वहां पास्कल लॉ है। मतलब अगर शियर फोर्स वहां पर नहीं, मतलब कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं, ठीक है। तो रिलेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है फॉर द पास्कल लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेस। बात है जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाते हो, जैसे जैसे लेट अस सपोज दैट दिस इज योर अर्थ लेयर, द अर्थ सरफेस। तो अर्थ से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे इंक्रीज कर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो अर्थ के आसपास में जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है कुछ इस तरह की लेयर्स होंगी। सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ये जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसमें डस्ट पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें हैवी गैसेस सबसे ज्यादा होती हैं, बोलो यस और नो। इसी के अंदर वाटर वेपर्स या फिर अलग अलग तरह की वेपर्स, जरूरी नहीं सिर्फ पानी की ही हो, वेपर्स भी इसी में प्रेजेंट हो, यस और नो। सबसे लोएस्ट लेयर में ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो, ऊपर जाते हैं तो ये सब कुछ कम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि सर जो भी डेंसर गैसेस है, जो भी डेंसर सॉलिड पार्टिकल्स है, सब कहाँ रहेंगे, नीचे प्रेजेंट, लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये हम सभी जानते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल टू भी होता है रो जी। मतलब तो नीचे वाली लेयर है ना, अंदर वाली लेयर एटमॉस्फेयर की, वही सबसे ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैसेस के अलावा हैवी गैसेस प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल। और अगर कहीं पे भी हैवी गैस है या फिर वहां पर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी नीचे वाले लेयर की ज्यादा होंगी। यस और नो? अगर इसी को मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर ऊपर क्या होगा, लाइटर लेयर होंगे, और नीचे नीचे क्या होंगी, एयर लेयर। हैवीएस्ट लेयर कहाँ होंगी, सबसे नीचे। हैवीएस्ट लेयर कहाँ होंगी, सबसे नीचे, जस्ट बिलो द, जस्ट एट द कॉन्टेक्ट ऑफ द अर्थ। जितनी हैवी लेयर को आप पास करके ऊपर जाओ, ज्यादा डिक्रीज होगा आपके। अभी ऊपर जा रहे हैं इसलिए डिप्रेशन डिक्रीज होगा। मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट एज इन द लोअर लेयर्स, एज इन द लोअर लेयर्स specific gravity or density of air is high, ये पक्की बात है, that a change in pressure is more initially near the earth surface, and it slow down afterward, it slow down afterward। मतलब ऊपर जाने पर बहुत ज्यादा प्रेशर में डिक्रीज नहीं मिलता देखने को, बिकॉज ऊपर वाली जो हवा है, गैस है, तो ऑलरेडी हल्की है, तो उनकी डेंसिटी की वैल्यू कम है, मतलब प्रेशर चेंज की वैल्यू भी कम हो जाए। दैट मीन्स इनिशियली इजी से वहां पर डिक्रीज देखने को मिलेगा, और बाद में धीरे धीरे मिलेगा इन द प्रेशर वैल्यू। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट स्टीपली डिक्रीज करेगा और बाद में धीरे डिक्रीज। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बन जाता है। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर दैट इफ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज रेज्ड बाय वाटर, the height of 3.75 centimeter of mercury will be following centimeter of water। ये देखो बैरोमीटर में प्रेशर तो, और अगर मैं प्रेशर की बात करूं अभी फिलहाल बैरोमीटर में प्रेशर कितना है, दैट इज इक्वल टू बी 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या आप लोगों को पता है 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पर बोला गया है। अगर इस तरह से हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम के टर्म दिया हो, प्रेशर की वैल्यू निकालनी होगी आपको बाय रो जी। हल डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू बी 13600 की पर मीटर क्यूब फॉर मर्क्यूरी। जी की वैल्यू को जी ही लिख देता हूं और हाइट ऑफ मर्क्यूरी को लिख देता हूं 3.75 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, हाइट वाटर के टर्म्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 जी पर मीटर, जी एंड टू हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं एज इक्वल टू बी 13.6 3.75 सेंटीमीटर। अब इतना काम आई होप ऑब्वियस सी बात है आप लोग सब इजीली इतना तो कर ही पाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा पर ज्यादा नहीं लगेगा, जैसे 10-15 सेकंड में इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आप आंसर लिख सकते हैं एज इक्वल 51 सेंटीमीटर। तो इजी था ये वाला फिलहाल क्वेश्चन है 51 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर एक स्टेप की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रेशर इज गिवन बाय रो जी एच, एंड रो जी की जगह आप लिख सकते हो गामा इंटू एच, या फिर डब्ल्यू इंटू लिखा जाए। डब्ल्यू इंटू एच इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट द प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। प्रेशर है कितना, प्रेशर दिया गया है 200 किलो पास्कल। किलो पास्कल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू हेड ऑफ z मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 1. तो देखो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1.59 है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1.59 1000।
kg पर मीटर क्यूब, है ना। E की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। ये आपको ओ जी, तो एच की वैल्यू आपको निकालनी है। अब एच एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.59 इन, देखिए 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एक्चुअली गामा की वैल्यू है किसकी, वाटर की। बस वो 9.81 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.59, दैट इज द स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू बी 200। अब यहाँ से एच एफ की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, दैट इज इक्वल्स टू बी 200 डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1.59। इसको चाहो तो आप लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एज इक्वल्स टू बी 200 डिवाइडेड बाय 1.6 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर ऑप्शन बहुत पास पास है, बट फिर भी अगर आप 200 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो पहली बात तो 1 आ जाएगा, बचेगा 4, 40 बचेगा। 40 के लिए अगेन यहाँ पर आप लिखोगे 2, बचेगा 80 और आएगा 0.5, 12.5 बचता है। लेकिन एक्चुअली ये 1.6 नहीं है, नीचे वाला थोड़ा सा 1.6 ज्यादा है, तो 1.6 से कम है। वैल्यू क्या है, 1.6 से कम है। ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो 12.5 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ, 12.5 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। कौन सा ऑप्शन है, दैट इज इक्वल्स टू बी 12.82, 12.82 दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, बाकी अगर आप कैलकुलेटर यूज करके प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 12.82 आता है आंसर, बट काम में अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर आना है। अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आप कैलकुलेटर लेकर बैठे हो, वैसे अलाउड नहीं है मेरे हिसाब से, आपको यूज नहीं करना चाहिए अभी भी कैलकुलेटर, फिर भी क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 अगेन सेम क्वेश्चन है। एट अ सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज, एब्सोल्यूट प्रेशर इज गिवन एज 850 mm, मतलब कि ये जीरो लेवल से एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है 850 mm। ठीक है, फिर इसके अलावा बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, दैट इज 700। दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल 700 mm। पूछता है वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भैया गेज प्रेशर कुछ और नहीं बल्कि ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। गेज प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको ऑलरेडी पता ही है, पहले वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब करा था, दैट इज इक्वल टू बी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू 850 है, एटमॉस्फेरिक की 100 है, डिफरेंस निकालोगे तो 150 इजीली मिल जाए। तो 150 कौन से ऑप्शन में है वो भी मिल चुका होगा, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर। बस डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना था, पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा था, अभी फिलहाल फॉर्मूले को अप्लाई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट द हेड प्रोड्यूस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 62 इज गिवन एज 250 किलो पास्कल। तो भैया प्रेशर की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रेशर की वैल्यू दी गई है 250 किलो पास्कल, और फॉर्मूला हम लोगों को पता है रो जी एच लिख दो या फिर गामा इंटू एच लिख दो। फिलहाल मेरे को यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दे दी गई है, इसका मतलब गामा ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा 1.62 इंटू गामा ऑफ वाटर, है ना। 1.62 इंटू गामा ऑफ वाटर कितना है 9.81 पर मीटर क्यूब, गामा की वैल्यू लिख रहे हैं, ये इधर पुट कर दे, ये गामा ऑफ फ्लूइड पुट कर, तो लिख देता हूँ 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी, गामा की वैल्यू कितनी है दैट इज 1.62 इंटू 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू हाइट। तो हाइट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एज इक्वल टू बी 250 डिवाइडेड बाय 1.62 इंटू 9.8। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, देखिए अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 250 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 9.81 की जगह 1.6 इंटू 10 लिख देता हूं, दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करा, बचे यहाँ पर 90 बच गया है, अब 5 लिख देता हूँ, बचेगा 10, 100। ऑब्वियसली बात है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मेजर करे तो 6 96, बचेगा अगेन 4, 2
और 5, बट ये अप्रोक्सीमेटली है 0.625, ज्यादा ही आना चाहिए, यस और नो, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्यों? ये 16 से थोड़ा सा क्या रहेगी वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू कम रहे, और ऑब्वियसली बात है 16.52 से 5 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एग्जैक्टली, दैट इज इक्वल टू बी 15.73। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर हो गया 15.7, दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, बाकी 15 के आसपास कुछ ऑप्शन है भी नहीं, तो आप टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ये भैया कौन सा लॉ है? पास्कल लॉ, जो कि एग्जैक्टली लिखा हुआ दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बट हाँ, फिर भी इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप सभी जानते हैं, दैट इज एक्चुअली बर्नौली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है भैया? कंटिन्यूटी इक्वेशन। न्यूटन्स लॉ, तो भैया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात कर लूँ, बेस्ड है आपका मोमेंटम इक्वेशन, है ना। बट हाल तो यहाँ पर इक्वलेंसी हो रही थी, बट दैट इज पास्कल्स लॉ। अगला क्वेश्चन है, बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर। बैरोमीटर की मदद से आप क्या मेजर, बैरोमीटर की आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर, बट फिलहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन नहीं है, क्या आप टिक कर दोगे? प्रेशर, दैट इज ऑप्शन नंबर। बट हाँ, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन प्रेशर भी लिखा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखा है, तो आप टिक करते एटमॉस्फेरिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। If the gauge pressure and atmospheric pressure at a point are measured as 70 mm of mercury and 750 mm of mercury respectively, क्या बोल रहा है? गेज प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, वो कितना है? दैट इज 70, 70। और एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में जब हम लोग यहाँ पर एटमॉस्फेरिक मेजर करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? दैट इज 750। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर वैल्यू क्या। देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट पी एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू बी गेज प्लस एटमॉस्फेरिक है, दैट इज इक्वल्स टू बी पी गेज, गेज प्रेशर 70, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 750। दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर दैट 820 को अगर आप चेक करोगे तो दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। आसान था मेरे हिसाब से सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, दैट द राइज ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर एज, राइज ऑफ मर्क्यूरी कितना है? दैट इज इक्वल्स टू बी mm। बट ये किसका है? मर्क्यूरी का। पूछता है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक पॉइंट। प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता है, प्रेशर इज नथिंग बट दैट इज रो जी एच। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600 पर मीटर क्यूब, इंटू जी की वैल्यू 9.81 है और एच की वैल्यू पता है 8 को वापस से लिखता हूँ, 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड गामा ऑफ वाटर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड 80 mm को मैं लिख देता हूँ एज 0.08। अब देखिए यहाँ पर 0.08 इंटू ये 9.8 को मैं लिख देता हूँ अराउंड 10। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ 13.6 इन 0.8, 13.6 इन मैं 12 इंटू 8 आती थी आपकी 9 8 करूंगा तो 4 आएगा, 10.4 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। कौन सा ऑप्शन दिखता है? दैट इज 10 एग्जैक्टली आंसर क्या है? 10.696 मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर में प्रेशर की वैल्यू पूछी गई थी, दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। पूछता भैया इन गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन स्केल इज मार्क्ड एज। देखो अगर गेज प्रेशर की मैं बात करूं तो गेज प्रेशर क्या होता है? दैट इज द प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू, प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है ना।
तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही मेजर करी जा रही है गेज प्रेशर को, मैं क्या लिख सकता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या ले लेते हैं, एज रो, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 50 मीटर बिलो द वाटर, है ना। तो भैया डेप्थ कितनी दे दी गई है, 50 मीटर। व्हाट इज द गामा ऑफ वाटर, दैट इज गिवन एज 9.80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी दिया, ये दोनों वैल्यू दी गई। पूछ रहा है प्रेशर की वैल्यू, तो प्रेशर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, देखो एक जैसे ही सवाल है सारे, गामा इंटू एच। मुझे पता है क्वेश्चन एक जैसे है तो आप लोग को बोर लगेगा, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अलग अलग कुछ और बातें अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 490 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन दिख रहा है 490 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेशर गेज फिटेड ऑन द साइड ऑफ अ टैंक fitted filled with liquid reads 50 kilopascal and 100 kilopascal at the heights। अगर मैं दो हाइट में प्रेशर की बात करूं तो यहां पर प्रेशर दिया गया है 50 किलोपास्कल और इधर दिया गया है 100 किलोपास्कल, ठीक है। हाइट कितनी कितनी है, तो भैया यहाँ हाइट है 10 मीटर की, यहाँ हाइट है 5 मीटर का, मतलब यहाँ से ये जो 5 मीटर में पानी या फिर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसका एक्स्ट्रा वेट एक्ट कर रहा होगा, जिसके कारण प्रेशर बढ़ा है। लेट अस सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी डेल्टा एच। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दैट द इन प्रेशर इक्वल्स टू बी रो जी टू डेल्टा एच। अब ये बताओ चेंज इन प्रेशर है कितना है, तो 100 किलो पास्कल माइनस 50 किलो पास्कल, यस और नो। डेंसिटी आपको पता नहीं है, वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट करूंगा। G की वैल्यू आपको पता है 9.81 है पर सेकंड स्क्वायर में, और H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू पता है 10-5 है। तो यहाँ से बल्कि आसानी से आप रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू, 50 किलो पास्कल, किलो पास्कल मीन 1000 किलो न्यूटन पर मीटर, डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 5। तो 9.81 इंटू 5 करूंगा, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 50 की और 50 कैंसिल आउट कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू बी 1000 पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर, सारी वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में लिखिए तो हमारा रो की वैल्यू भी स्टैंडर्ड यूनिट ही आएगी, दैट इज नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है। अगेन देखो पास्कल लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ है। पास्कल लॉ स्टेट करता है दैट द इंटेंसिटी at any point in all the direction equal and there is no relative movement the fluid layer, या फिर फ्लूइड अगर रेस्ट पर है तो सभी डायरेक्शन में इक्वल इक्वल प्रेशर प्रेजेंट होता है। तो ये लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है, देखो एट रेस्ट एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, कौन सा ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन में कहाँ गलतियां हैं वो भी बता देता हूँ। देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइन लिख दिया, ऑब्वियसली बात है डिटरमाइन किया जा सकता है, सभी डायरेक्शन में इक्वल इक्वल होगा, है ना। फिर यहाँ पर मोशन में लिखा हुआ है, भाई मोशन वाले फ्लूइड में नहीं, रेस्ट वाले फ्लूइड की बातें होती, जीरो होगा प्रेशर ये नहीं होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन सभी डायरेक्शन में इक्वल इक्वल होगा, ये बोलता है ऑप्शन नंबर डी पे। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल इक्वल, ये कौन बताता है, पास्कल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर 2021 का था ये क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन, अलग अलग ईयर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट इन एन इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक, इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड की बात करते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, इज इक्वल्स टू बी द गामा और यूनिट वेट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। चेंज इन प्रेशर किसके रेट से इंक्रीज करता है, यहाँ पर गामा के रेट से,
क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल बोला जा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट की बारे में बात, तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी, गामा के बराबर। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में तो सेंटेंस लिखा था, मैंने फिलहाल नीचे इक्वेशन लिखकर दे दी सेम स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लॉ के, दिस स्टेटमेंट और दिस प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यस और नो? प्रेशर को क्या बुलाया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये जो लॉ है ना, इसको क्या बुलाया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ। बड़ा आसान है ना? तो स्टैटिक लॉ क्या होता है, इसमें आ गया कि प्रेशर रो जी एच होगा या फिर गामा इंटू। विस्कोसिटी लॉ क्या बोलता है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? दैट द समेशन ऑफ हेड्स और एनर्जीज एट ऑल द सेक्शंस कांस्टेंट। पास्कल लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। फिलहाल पूछा गया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगेन तीन क्वेश्चन। द कंसेप्ट विच डिफाइंस द प्रेशर एट अ सर्टेन horizontal level the static fluid is proportional to the vertical distance to the surface of the fluid। क्या बोल रहा है? दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये कौन सा लॉ है? प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर क्या आ जाता है? गामा इंटू एच। कौन सा लॉ है? दिस इज नथिंग बट दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है, या फिर इसी को लिख देते हैं हम लोग, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर। बाकी डी लैम्बर्ट पैराडॉक्स क्या बोलता है कि भैया एक फ्लूइड अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू रहेगी। मैग्नस इफेक्ट एक्चुअली बोलता है कि भैया एक रोटेटिंग फ्लूइड है तो उस पर नेट लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगा। ड्रैग एंड लिफ्ट वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो। आर्किमिडीज इफेक्ट बोलता है कि भैया पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू बी द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन वाले चैप्टर। फिलहाल जो आंसर है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगला क्वेश्चन भी एक्जैक्टली सेम है, बोलता है दैट इन एन इनकंप्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड column the rate of increase of the pressure in the vertical direction is equals to be the gamma of fluid at that time। तो यहाँ पर आई होप शायद बात समझ में आई है। चेंज इन प्रेशर है तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा लॉ है? दिस नथिंग बट दिस इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। पहले ही क्वेश्चन में मैंने ही पहले ही बता दिया है कि आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। एक जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे भी तीन क्वेश्चन है, सिर्फ नाम पूछ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के इक्वेशन दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू बी रो जी एच वाले फॉर्मूले पे काफी सारे क्वेश्चन। तो लॉ का नाम पूछने वाले सवाल अलग है, लॉ में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल बनाकर दिए वाले क्वेश्चन भी और अलग है। सारे क्वेश्चंस को एक ही पर्टिकुलर सेशन फाइन कर दिया था। आई होप शायद पसंद आया होगा कि भैया हाँ, इस तरह टॉपिक्स वाइज अगर गाइड होते हैं आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाए। फिलहाल सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, बिकॉज ये चैप्टर, ये टॉपिक अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको 28 क्वेश्चन, और अब क्वेश्चन ज्यादा है बट क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कम था इसलिए टाइम हमें उतना नहीं लगा है। हाँ, बट मिलते अभी और भी क्वेश्चंस बाकी है अपने अगले सेशन। तब तक लगातार पढ़ते रहे हैप्पी